नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बंगाल की तासीर सियासी लिहाज से बेहद गर्म मानी जाती है। चुनावों में यह सियासी पारा और तेजी से चढ़ता है और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही होता दिख रहा है। ममता बनर्जी तीखे जुबानी हमले कर रही हैं और ये हमले इतने तीखे कि मीठी सेवइयों वाली ईद पर बातें जहन्नुम वाली हो रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव से पहले ममता दीदी की यह भाषा क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में ममता बनर्जी की टेंशन्स बढ़ गई हैं? शायद तभी भाषाई सीमाएं वो भूलती जा रही। क्या चौथी बार कब सत्ता पर काबिज होने के लिए ममता दीदी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है? क्योंकि ईद के मुबारक मौके पर जहन्नुम जैसी बातें शायद कोई कल्पना में भी नहीं कर सकता, लेकिन ममता दीदी ने सियासी मंच से ये सारी बातें कही। दूसरी तरफ टीएमसी के अभिषेक बनर्जी हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बंगाल की जनता को डराने और सियासत चमकाने की कोशिश की। तो सवाल यह है कि क्या जहन्नुम और डर से इस बार दीदी चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी? क्या टीएमसी को सीधा फायदा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर हमला करने से ही होगा? यह सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दंगल अब अपने पूरे शबाब पर आ चुका है। तभी तो मौका ईद का है। ईद पर अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ममता ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले बोले। ममता बनर्जी ने कहा कि जो बंगाल को टारगेट करेगा वो जहन्नुम चला जाएगा। हिंदुस्तान अच्छे से रहे, बंगाल अच्छे से रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए। खुदी को पर गुलाम दिखना, खुदी को पर गुलाम दिखना, हर तकदीर से पहले खोदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी इरादा क्या है? हमारा इरादा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जबरदस्ती पश्चिम बंगाल सरकार को परेशान करती है। आगे ममता ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं और जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया, और कहता है मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का निजाम हो रहेगा। जो टका गुंडा का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा थोड़ा गद्दार भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। किराएदार है, कोई भी सरकार जो चुन के आता है वो देश चलाने के लिए किराएदार होता है, वो मालिक नहीं होता है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। किसी का बाप का हिंदुस्तान छोड़िए। वहीं टीएमसी के हमले के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार आया। बीजेपी ने कहा कि दीदी की कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए बौखला गई हैं। वो लोगों को बरगला रही हैं। लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है। सनातन जनता
हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। पश्चिम बंगाल में अगले महीने चुनाव हैं, जिसको लेकर जुबानी हमले अब तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी आक्रामक हैं। सवाल वही है कि अमन और चैन का संदेश देने वाली मुबारक ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने जो भाषाई मर्यादा लांघी, क्या वो जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, ये तो बात सब जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव से पहले अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है, और इसमें कई बार ऐसी चीजें कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए कही जाती हैं, जिससे ये पता चल सके कि पार्टी कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका काट ढूंढती आई। लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा हमला करके ही टीएमसी इस बार की चुनावी बैतरणी को पार कर पाएगी? क्या ममता बनर्जी जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ही इस बार का चुनाव जीत पाएंगी? क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय से सत्ता में है, और अगर उन्हें सियासत करनी है तो शायद पश्चिम बंगाल की जनता यह सुनना चाहेगी कि आने वाले समय के लिए ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो क्या है, उनकी अवधारणा क्या है बंगाल के विकास को लेकर। लेकिन इस वक्त वो व्यक्तिगत हमलों पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। तो क्या इससे ही वो चुनाव जीतेंगी? और इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जो भाषाई मर्यादा टूट रही है, इसको आम जनता को कैसे देखना चाहिए? इन सारी बातों पर बात करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जुड़ गए, जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। और फाजिल अहमद भाई हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंबर जैदी जी, फाजिल अहमद जी, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं शुरुआत करता हूं इस डिबेट की। सबसे पहले हिमांशु शुक्ला जी, स्वयं दादा आप तैयार रहिएगा, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु जी, ये जो ममता बनर्जी ने कहा, जो पूरा रिपोर्ट हमने दिखाई, उनके जो बयान सुने, क्या गलत कहा उन्होंने इसमें? देखिए, सभी को नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। ममता बनर्जी का मैं देख रहा हूं इतना हृदय परिवर्तन हो गया है बीते दिनों में, इतना हृदय परिवर्तन हो गया है कि जिस इंसान को, मतलब जो जहां पैदा हुआ, स्वर्ग नरक की बात छोड़ के आप वो जन्नत और जहन्नुम पे पहुंच गया है। ये हृदय परिवर्तन मुझे लगता है किस लिए हुआ है? वोट के लिए हुआ है, सत्ता के लिए हुआ है, लोगों को परेशान करने के लिए हुआ है, ये तो नहीं पता। पर जो महिला जब सांसद थी तो 22 मिनट के अपने भाषण में 14 बार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेशी जो है रोहिंग्याओं पे सवाल उठाए, और अध्यक्ष पीठासीन अध्यक्ष पर पेपर फेंके। वो महिला का आज हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है कि जो लोगों को बरगलाने, मतलब इस स्थिति पे आ गई है कि वो हिंदुओं को धमकी देने लग गई है। मैं पहले बता दूं आदरणीय ममता जी को, जो उन्होंने बोला अभी कुछ दिन पहले कि अगर हम नहीं होते तो तुम्हारे एक विशेष समुदाय तुमको 1 मिनट में साफ कर देता। तो क्या बंगाल में हिंदू नहीं रहता है? आपके रहमो करम पर नहीं जी रहे हैं हिंदू पहले? लेकिन ममता बनर्जी ये चीज शब्द की बात करना चाहूंगा। हिमांशु भाई, आप डिबेट में और आगे बढ़े और बातें कहें। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इतनी बातों को सुन के, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये जो जहन्नुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए किया गया है? ये मैं बता रहा हूं ना, ये डर की राजनीति वो कर रहे हैं। हाँ, जो गुंडागर्दी, डर की राजनीति, वो कह रही है बंगाल को टारगेट करने वाले को जहन्नुम मिलेगा। तो ये बंगाल को टारगेट कौन कर रहा है आपके हिसाब से? बंगाल को टारगेट कर रहे हैं जो बंगाल में विदेशी ताकतों, रोहिंग्याओं को एंट्री करा के, बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करा के, बंगाल में अपना सत्ता दिखा के, बंगाल में लोगों को परेशान करके, ये बंगाल को टारगेट करना होता है। बंगाल को जो लेकिन ममता के लिहाज से, ममता दीदी के लिहाज से, ओके मैं आ रहा हूं हिमांशु भाई, आपके पास आ रहा हूं। स्वयं दादा, ये बंगाल को टारगेट करने वाला जहन्नुम जाएगा भाई, जहन्नुम जाएगा जो जाएगा, ठीक है। पर मेरा सवाल ये है कि बंगाल को टारगेट कौन कर रहा है? एसआईआर के बिना पर क्या चुनाव आयोग? ममता दीदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली बीजेपी? कर कौन रहा है टारगेट सर ये? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो धरातल पर कहां है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लोगों को तबादले कर रहे हैं। दादा, जहन्नुम कौन जाएगा? मैं तो ये पूछा हूं, जहन्नुम कौन जाएगा? देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो सुनिए, जहन्नुम जाने की जो बात है, जो बंगाल की धरती का बुरा चाहेगा, भारतवर्ष की धरती का बुरा चाहेगा, वो हर व्यक्ति जहन्नुम में जाए। हमें क्या है? तो कौन चाह रहा है बुरा? देश का, हमारे प्रांत बुरा कौन चाह रहा है?
नहीं सुनिए, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाता है इसके अच्छा। अंदर में। किसी सिंगल आदमी कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पर आक्रमण करेगा तो उस व्यक्ति को तो झन्नू में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जिस टीवी चैनल में बैठे, अगर उस पर कोई बाहरी आतताई आक्रमण करेगा तो उस पर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे, यही तो करेंगे ना। या आप उसकी क्या कामना करेंगे? आप उसके अच्छे होने की कि आइए आप कब्जा कर लीजिए, बहुत बहुत आपके साधुवाद है, आपका अभिनंदन है, ऐसा किया जाता है। पश्चिम बंगाल पे कब्जा कौन कर रहा है या पश्चिम बंगाल का बुरा चाह कौन? मैं कह रहा हूं आप छोड़िए, जलेबी बनाना छोड़िए दादा, सुनिए ना, आप पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत क्लियर बताइए कि साहब ये बुरा चाहते हैं, इनको वोट नहीं देना। आप सीधे कहिए खुलकर। जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का 1,96,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, वो पश्चिम बंगाल की जनता के पास वोट मांगने आ रहे हैं। ये मतलब आप जहन्नुम वाली बात बीजेपी के लिए कह रहे हैं? सुनिए ना, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कहां है? मैं बता रहा हूं, अभी तक बीजेपी के 294 कैंडिडेट्स आ गए क्या? आप कितने दिन हो गए चुनाव की तारीख घोषणा हुई है, उनकी सर फुटबॉल जारी है। जहां पर टिकट अनाउंसमेंट हो गया, भारतीय जनता पार्टी के कैडर उतर के बोल रहे इसको क्यों दियो, इसने पैसे दे के टिकट लिया है। दादा वो अंदरूनी लड़ाई है। मैं कह रहा हूं कि जहन्नुम वाली बात बीजेपी के लिए या चुनाव आयोग के लिए, आप ये बताइए, क्या ये बीजेपी, क्योंकि ममता बनर्जी एक जुबान में कहती है कि कब्जा कर रही है बीजेपी या केंद्र सरकार, दूसरी जुबान में कहती है कि जो बुरा चाहता है वो जहन्नुम चला जाए। तो ये बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए आप जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसाम जिसके पास में, आसाम में सबसे ज्यादा बॉर्डर से घुसपैठ सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं हुई है तो वो आसाम में हुई है। मगर दादा आपकी बात सही है, स्वयं दादा आपकी बात सही है। तो मैं कह रहा हूं कि लेकिन मुझे ये बताइए कि जहन्नुम किसके लिए इस्तेमाल हुआ? कौन जाएगा जहन्नुम? आज आप देश की जनता को बताइए ना, जहन्नुम किसके लिए बोल रही है ममता दीदी? कौन जाएगा जहन्नुम? ये मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, आप क्लियर कर दीजिए। सरफिरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जितना ही करो हमला अबर जितने बंगला, इस नारे में आपको दिखता है। आप जितना हमला करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता उसका मुंह तोड़। दादा मैं दूसरे सवाल पे जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि कौन हमला कर रहा है, कौन हमला कर रहा है, कौन बंगाल को दबा रहा है, कौन बंगाल की सरकार को दबा रहा है, कौन बंगाल का अच्छा नहीं चाहता जिसको जहन्नुम जाना चाहिए? आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। 1.5 करोड़ मुझे नहीं दिख रहा। 1.5 करोड़ रोहिंग्या बोलने वाले गिरिराज सिंह जो केंद्र सरकार के मंत्री है, मुझे बताइए इलेक्शन कमिश्नर ने कोई टिप्पणी दी? देश के प्रधानमंत्री आते हैं, ये जहन्नुम आपके लिए है हिमांशु भाई। सुनिए चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ठीक है, ओके, जब आप जल्दी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अपने आप को इतना ना भूलें, सत्ता के लालच में अपने आप को इतना ना भूलें, अपना नाम ना भूलें कि आप हिंदुओं के ही खिलाफ हो जाएं, हिंदुओं को ही जहन्नुम भेजने की बात करें। अरे आपके में भी स्वर्ग और नर्क होता है, अपने आप को इतना ना भूले। मेरी पहली टिप्पणी ये है कि अपने आप को इतना ना भूले सत्ता के लालच में कि आपको अपने भाई और बंधु ही दिखना बंद हो जाएं। हिंदुओं को धमकी देना, दबाना बंद करें आप। ये किस लिए दबाना है कि पार्थ चटर्जी के घर के पिलर में 20-20 करोड़ रुपए के नोट निकले हैं, ये बात छुपाने के लिए आप हिंदुओं को धमका रहे हो कि शिक्षा घोटाले को छुपाने के लिए आप बता रहे हो कि आपकी काउंसलर बोलती हैं कि ये उबर चलाने आते हैं कुछ लोग और हम लोग की पार्टी वाले लेबर कार्ड की जगह इनका राशन कार्ड, इनका आधार कार्ड बना देते हैं। आप मुझे इसका जवाब दें। भारत की डेमोग्राफी चेंज करने में आप लोग क्यों भारत को खराब कर रहे हो? मुझे सुनिए, आज ठीक है स्वयं दादा, लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। 10 सेकंड। आज ईद का त्योहार है पश्चिम बंगाल में, गवर्जा की भी, पूरे राजस्थान का त्योहार है गवर्जा, गणगौर के लिए हमारी सरकार ने गवर्जा द्वार बनाया है बड़ा बाजार में, जहां मारवाड़ी समुदाय रहता है। आप जाकर के देखिए और पता चलाए। ठीक है दादा, छठ पूजा की छुट्टी होती है, छठ पूजा मुसलमानों का, सभी धर्म अपना अपना। आप जहन्नुम बोल दीजिएगा कि वो जहन्नुम चला जाए, ये तो किसी भी भाषा में एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। फाजिल अहमद भाई, आज ईद का मौका है, ईद के मौके पर वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे दादा। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, मैं अब फिर आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। अंबर जैदी जी, भाई मैंने तो बड़ा पूछने की कोशिश की, आप समझ पाई ये किसको कह रहे हैं जहन्नुम जाने के लिए? वो कह रहे हैं जिसने बंगाल को बांट दिया, वो कह रहे हैं जिसने बंगाल की सरकार को दबा दिया, वो कह रहे हैं जिसने लोगों के वोट काट दिए। तो ये तो भाई सीधे तौर पर आक्षेप निशाना बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ है, लेकिन नाम नहीं लेंगे। देखिए अनुराग, मुझे अगर मैं एक एज एन इंडिविजुअल इस पूरे जो ममता बनर्जी का इस वक्त बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उनकी भाषा नजर आ रही है, उससे ये तो साफ नजर आता है और जाहिर होता है कि वो अब जो
आने वाले चुनावों का नतीजा है उनको भली भांति समझ चुकी हूँ और इसी वजह से वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और जिन अपशब्दों का चयन उन्होंने किया है आप देखिएगा कि ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की जनता या किसी भी भारत के प्रदेश की जनता इस तरह के अपशब्दों को नहीं लेती। आपको पिछले चुनाव याद होंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे शब्द ममता बनर्जी के लिए थे जो कहीं ना कहीं उल्टे पड़े थे। अब मैं एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये बात कर रही हूँ, और वो हालांकि हम जानते हैं कि बीजेपी कॉन्जिक्यूटिव बांग्लादेश उसमें हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में अच्छा करती आ रही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जनता पर एक गलत मैसेज गया था, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में हमने देखा है कि एक बेहतर रणनीति के साथ वो चुनाव में बंगाल के अंदर उतरे हैं। और लेकिन बांग्लादेश मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए पुरोहित जी वो इसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि वो वेस्ट बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से आए हुए। आप भारत का हिस्सा हैं। अगर भारत की कोई भी चाहे केंद्र की बॉडी हो या कोई और पार्टी हो, वह आकर अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है, और जो समस्या है उस प्रदेश में एक बॉर्डरिंग स्टेट है, आपको पता है कि भारत के जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां पर इन्फिल्ट्रेशन आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है, आपने कैब ड्राइवर का तो एग्जांपल दिया, वहां पर जूट की और जो फैक्ट्रीज है वहां पर टीएमसी का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि बांग्लादेश से ये लेके आते हैं कम दिहाड़ी मजदूर कम पैसों पे, उनका फिर धीरे धीरे आके पहले उनका मजदूरी कार्ड बनता है, फिर उनका आधार कार्ड बनता है, फिर वो उनका वोटर कार्ड बन जाता है, फिर वो वहां के वासी हो जाते हैं, फिर जब उनको निकालने की एसआईआर में बात होती है उनको फिल्टर किया जाता है तो ये हायतौबा मचाने लग जाते हैं कि भाई हमारे तो ये जो जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये अपना वोट बैंक चुटकने की वजह से इस्तेमाल कर रही है ममता दीदी, आप ये कह रही है अंबर ज़ैदी जी। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पर एक और मैं कह देना चाहती हूँ कि ये वही पूरा गैंग है जो वोट चोरी की बात करता है, जो हमेशा कहता है कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हुई है। अब वोट चोरी पर प्रॉपर काम किया जा रहा है कि भाई वोट चोरी कहाँ हो रही है। आप ही लोग वोट चोरी का सारे जितने भी उनका मातम करते थे। अब जब पूरी वोट चोरी की पूरी अब भंडा फोड़ हो रहा है तो आप उस पर भी मातम कर रहे हैं कि भाई हमारे अधिकार। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं फिर जगदीश जी के पास जा रहा हूँ। स्वयं जी दो चीजें, स्वयं जी जिन चीजों, एक मिनट फाजिल भाई आ रहा हूँ, अंबर जी में आ रहा हूँ, अंबर जी आ रहा हूँ, फाजिल भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। स्वयं जी एक सवाल तो सुन लीजिए, स्वयं जी सवाल सुन लीजिए, अंबर ज़ैदी की बातों पर जवाब दीजिएगा। स्वयं जी मैं ये कह रहा हूं कि जिन बातों पर आप कह रहे हैं कि बंगाल को दबाया जा रहा है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उस पर तो आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, ठंडे दिमाग से बताइए, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ना, ये तो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग अपने दायरे वाली चीज करने पर भी जहन्नुम जाए, नहीं आप ये कहना चाहते हैं? दायरे की नहीं, सुनिए ना, आप चुनाव आयोग है, चुनाव अधिकारी का काम है कि पश्चिम बंगाल में आप सभी पार्टियों को निष्पक्ष चुनाव कराएं, मगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह अगर आप काम करेंगे कि हम लिस्टेड करके 33 लाख महिलाओं के नाम काटे गए, क्योंकि उन महिलाओं के खाते में, रुक जाइए, आपसे हमको बात नहीं करना है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मगर आप आपने 54 रुपए डॉलर हो रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। कैसे एनालिस्ट बनी है मुझे नहीं पता है, कैसे आप एनालिस्ट बनी है मुझे नहीं पता है। महंगाई के मुद्दे पर आपके पास बात नहीं है, आप बात कर रही है धर्म और जाति पर, बांग्लादेश की बात कर रही है। बांग्लादेश की घुसपैठ हमारे देश में होगी क्यों? बांग्लादेश पे रहने वाला अगर व्यक्ति पश्चिम बंगाल में आकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड आसाम में जाकर त्रिपुरा में घुसपैठिए घुसते हैं, तो ये फेलियर किसकी है? ये फेलियर ठीक है, केंद्र में बैठे। ठीक है अंबर जी और स्वयं दादा मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वयं दादा, लेकिन इतनी विकास की बातें, स्वयं दादा इतनी विकास की बातें आप रैलियों में तो नहीं कर रहे हैं। इतनी विकास की बातें या पश्चिम बंगाल को क्या मिल गया, क्या आने वाले समय में मिलेगा, ये तो कर नहीं रहे, आप तो सीधा हमला कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतने बड़े-बड़े आपके पापों को। ठीक है फाजिल भाई मैं कह रहा हूं कि सारी राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह ठीक है। फाजिल भाई आपको लग रहा है ये मौका मुफीद था किसी के लिए जहन्नुम जैसे शब्द का इस्तेमाल करने के लिए? पूरी डिबेट में आप समझ गए होंगे कि जहन्नुम किसके लिए कहा जा रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। फाजिल भाई क्या ये सही मौका है? ये राजनीति में इस्तेमाल होना चाहिए, ईद के खास मौके पर इस्तेमाल होना चाहिए ये? फाजिल भाई। अनुराग भाई आपने ईद की शुभकामना दी, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अगर आप ये कहें कि हम ईद में होली हम खून की होली खेलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आप जहां बीजेपी की सरकार है, जहन्नुम तो बना दिया इन लोगों ने। आज दिल्ली के उत्तम नगर में खून की होली खेलने के लिए हजारों पुलिस वाले लगे। उत्तम नगर शांत
शांत है फाजिल भाई, उत्तर नगर शांत है, प्रशासन ने अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छा काम किया उसके लिए। नहीं कहा किसने? इस देश में, संविधान के देश में अरे तो भाई सर तन से जुदा वाला भी तो गैंग है ना, उस पर कुछ कह दीजिएगा कभी। ये धमकियां कैसे मिलती है, कोई छुपाए क्या? तो जेल में है ना, वो जेल में है। अरे लेकिन तो एक वो सर तन से जुदा कहने वाले क्या एक ही है क्या? सुनिए, हाँ। सर तन से जुदा वाले जेल में है, लेकिन जो खून से होली खेल रहा है उनका उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके आज ईद की नमाज पढ़ानी पड़ी। तो जहन्नम तो बना ही देंगे ना। अगर कलकत्ता में, अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ जाएगी और टीएमसी की जो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें, आपने स्टार्टिंग में ही आपने अपना पिटारा खोल दिया कि आप कितने बड़े समझदार हैं। आप ईद के दिन भी आप झूठ बोल रहे कि जहन्नुम बन गया देश। आप अपने देश के लिए जहन्नुम, आप इस देश को जहन्नुम समझते जिसको दुनिया जन्नत मानती है, जो धरती। ठीक है अंबर जी जवाब ले लेते हैं। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है अंबर जी जवाब ले लेते हैं। अब हो गया, मैं तो चुप हो गया था, आप बोलिए ना। ओके फाजिल भाई सुनिए, अनुराग भाई सुनिएगा गौर से। कि आप इस देश को थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां, सुनिए ईद के दिन, शब्द वापस कीजिए। आप ईद के दिन थोड़ा सा चारा देखकर बोलेंगे, थोड़ा सा चारा देखकर, सुनिए अनुराग भाई बहुत गौर से सुनिए, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं हम। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिएगा फाजिल भाई बस। नहीं थोड़ा नहीं, मैं नाम तो लेता ही नहीं मैं किसी का। थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही है कसाई की शान में। जिसको ये नहीं एहसास है कि एक मुसलमान हो करके और मुसलमानों के खून की होली खेलने की जो बात कर रहा है। अंबर जी जरा सुन लेते ना, अंबर जी हर राय मायने रखती है। ठीक है अंबर जी आपने बात कह दी और आपकी बात बिल्कुल कहीं से कोई काट नहीं रहा है। अब जरा सुन लेते हैं कि फाजिल भाई इस पर जवाब क्या देते हैं। फाजिल भाई इट्स योर टर्न प्लीज। थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही है कसाई की शान में। अरे जिस मुसलमान की होली खेलने की बात हो रही, खून की होली खेलने की बात हो रही है, और खून की होली खेलने वाले के साथ अंबर खड़ी है, एक बार भी तो उनकी मजम्मत करना चाहिए ना। गलत बात है, गलत बात। और आप सुन लीजिए, यही जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को जहन्नम की तरह रखा जा रहा है, जहन्नम ही समझा जा रहा है। उनके खिलाफ इस तरह के अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र कार्य हो रहे हैं। लेकिन अंबर जी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, आप दूसरे मेहमानों का भी टाइम ले रही हैं। अंबर जी ठीक है आपने कह दिया। अंबर जी ठीक है आपकी आपत्तियां सही हैं, एक बार जरा सुन तो लें वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन तो लें। मैंने आपको मौका दिया अंबर जी, बहुत बोलने का मौका दिया। बंगाल में ये ठीक नहीं है अंबर जी, ये ठीक नहीं है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ फेयर डिबेट करते हैं अंबर जी, फेयर डिबेट करते हैं। एक बार सुन तो लें कि फाजिल भाई क्या कह रहे हैं। होगी ना जब ये झूठ न बोलेंगे। ठीक है आपने एक्सपोज कर दिया अंबर जी। मैंने आपको शुरू में रोका ही नहीं। आपने मातृभूमि के लिए जब बोला मैंने आपको रोका कहाँ? नफरती प्रचार कर रहे हैं। ठीक है एक बार जरा सुन लेते। मैं भी काउंटर के लिए बैठा हुआ हूँ ना अंबर जी। अनुराग भाई एक बहुत बड़ा ट्रैक होता है। आ रहा हूँ अंबर जी, अब आ रहा हूँ, अब थोड़ा शांति नाम लिया जाता है। फाजिल जी हाँ प्लीज जल्दी से। राजनीति में एक बहुत बड़ा ट्रैक होता है कि हमेशा कमजोर विपक्ष का नाम लिया जाता है। ये बीजेपी करने से तो लेफ्ट गायब हो गई ना। नहीं बीजेपी करने से लेफ्ट तो गायब हो गई, कांग्रेस गायब हो गई जो कभी रूलिंग पार्टी हुआ करती थी। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कांग्रेस। अरे टीएमसी के जाल में तो बीजेपी के लोग फंस रहे, फंस रहे हो, क्योंकि कमजोर विपक्ष है बीजेपी। वहां बंगाल में कमजोर विपक्ष है, इसलिए ममता दीदी बार बार विपक्ष का नाम ले, बीजेपी का नाम ले रही है। क्योंकि बीजेपी का नाम लेंगी तो लेफ्ट पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं जगदीश बताओ किसी के बाद काम हो रहा है। अंबर जी मुझे मजबूरी में आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। अंबर जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। अंबर जी ऐसा, मैं मानता हूं आपको ज्यादा पता है, लेकिन हर वक्त बोलने से काम नहीं चलेगा। अंबर जी, अंबर जैदी जी, मैं बड़ा प्रेम से आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं प्लीज। मैं भी तो सवाल पूछूंगा ना फाजिल अहमद से, सिर्फ आप ही थोड़ी पूछेंगी। अरे सिर्फ आप ही थोड़ी पूछेंगे, मैं भी तो पूछूंगा ना सवाल, बोल तो लेने दीजिए। वो मुझसे बोल रहे थे, इसलिए मैंने जवाब दिया। परेशान ठीक है ओके अंबर जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, आपको मैं मौका दूंगा। आप अच्छा बोल रही हैं, मैं फिर मौका दूंगा। फाजिल भाई जहन्नुम, किसको जहन्नुम भेज देंगे फिर? मैं यही कह रहा हूं ना कि बंगाल के अंदर कमजोर विपक्ष के चलते बीजेपी का नाम ले रही है ममता दीदी। क्योंकि वहां लेफ्ट जैसी पार्टियां जो इतने 35 साल शासन में रही वो खत्म हो गई। बंगाल में बीजेपी बहुत कमजोर है, इसलिए बार बार दीदी बीजेपी का नाम लेती हैं ताकि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी पीछे हो जाए। नहीं लेकिन ममता दीदी का ये बोलना ठीक है कि वो जहन्नुम भेज देंगी या जहन्नुम चला जाएगा कोई ऐसा? दिल्ली में जहन्नुम में भेजा जा रहा है। हाँ। जो लोग दिल्ली में जहन्नुम में भेज रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये भाषा ठीक है
फाजिल भाई ये भाषा ठीक है किसी को जहन्नुम जो भेजने लोग वाली? अगर बीजेपी आई कल बंगाल के अंदर बीजेपी आएगी, वो एक देखिए इस देश में दो तरह का लोकतंत्र चल रहा है। एक पूंजीवादी लोकतंत्र चल रहा है, एक समाजवादी लोकतंत्र बच गया। अब बंगाल अकेला समाजवादी लोकतंत्र बचा हुआ है, उसको भी ये लोग खत्म करके पूंजीवादी अगर इतना ही समाजवादी तो कह दीजिए ना कि ममता बनर्जी गलत कह रही है, जहन्नुम नहीं भेजना चाहिए। भाई ईद का मौका है आज तो कम से कम अच्छी बात कह सकते हैं आप। ऐसे लोग जो संविधान को न माने, जो संविधान को न माने, उसको बिल्कुल जहन्नुम में जाना चाहिए। हिमांशु भाई मैं भी कह रहा हूँ कि जहन्नुमी लोग हैं जो दिल्ली जैसी जगह पे राजधानी में कह रहे हैं कि फाजिल भाई थोड़ी शर्म करें। भारत में रह के भारत का नमक खा, एक मिनट मेरी बात, आपके में मैं चुप रहा था ना, मैं पूरा सुन रहा था ना। आपने भारत विरोध की भी बातें करी, मैं चुप रहा ना, चुपचाप सुनता रहा ना। अब आप मेरी इज्जत करें, 2 मिनट सुने। जहन्नुम बोला आपने भारत को कि भारत को बना दिया है, जहां रह रहे हो, जहां का नमक खा रहे हो। जहन्नुम पता क्या बन गए हैं? जहां युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जहां पे लोग रो रहे हैं, जहां के लिए आपके लोग रो रहे हैं, और ऑन एयर अगर एक मुस्लिम महिला कुछ कहती है तो उसको ऑन एयर भड़का रहे हो। नहीं, आपकी क्या मानसिकता है? ऑन एयर अगर उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा बोल दिया अंबर जैदी ने, तो तुम वहां बैठ के भड़का रहे हो। नहीं, और अरे मेरी बात तो पूरी होने दो, मैं आपके लोकतंत्र की भी बात बताता हूं। कौन कह रहा है? नहीं, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी का आपने मैं अभी बता रहा हूं ना। B.R. अम्बेडकर ने 18 अप्रैल 1950 में, अरे फाजिल भाई सुनने की क्षमता रखें, आप सुनने की क्षमता रखें, सच्चाई बोलते तो भड़के नहीं। आपने यूजीसी, आपकी सोच ही खराब है। आपने जहां का नमक खा रहे हो, जहां का खाना खा रहे हो, जहां की सेवई खा रहे हो, वहीं का नाम बदनाम कर रहे हो। क्या हो गया ये? बिल्कुल यूजीसी रोक करके आपने जहन्नुम बना दिया देश को। ठीक है, हाँ। ओके फाजिल भाई जवाब ले लीजिए, 20 सेकंड। हिमांशु भाई जल्दी से, फिर मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूँ। ये सारे खड़े होके बड़ा लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। अभी ये कांग्रेस वाले भी कॉपी हिला रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं बता दूं, बाबा फैसल भाई शांत हो जाएं। ठीक है फाजिल भाई, आवाज थोड़ा आप कम कर दीजिए, हो गया, और ज्यादा नहीं उलझते। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को अपनी स्पीच में संसद में खड़े होकर बोला था कि मतदाता सूची को हर 6 महीने में संशोधन करना चाहिए, पर इसमें पैसा खर्चा होता है या बहुत संसाधन यूज होते हैं, तो ये थोड़ी देर में या साल भर के भीतर करना चाहिए। और यहां अगर 20 साल बाद होता है तो देश में खड़े बहुत लोग को, देश विरोधी लोगों को के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने लगती है। जब ये संविधान में लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, तो आप लोगों को क्या ठीक है समस्या हो रही है मुझे बताएं। तो सब संवैधानिक हो रहा है, तो फिर जहन्नुम जाने की गुजारिश क्यों की जा रही? फाजिल भाई थोड़ा सा वेट, जगदीश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जगदीश जी, उसके बाद रमनीश जी आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी वो कह रहे हैं अगर ममता दीदी सीधे तौर पर अपफ्रंट कर रही हैं या कन्फ्रंट कर रही हैं बीजेपी को, तो इसकी देन आप ही की है। भाई कमजोर विपक्ष जिसके चलते आज ममता बनर्जी जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं। देखिए अनुराग भाई, आप जहन्नुम पे ज्यादा जोर दे रहे हो। जहन्नुम का मतलब है नरक, और ममता ये कह रही है जो संविधान, लोकतंत्र और वोट चोरी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा और नरक में जाएगा। ये तो आपको भी बोलना चाहिए। जगदीश भाई, जगदीश भाई बस 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए। जगदीश भाई सिर्फ 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए। कौन लूट रहा है? जगदीश भाई 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी कह रही है अधिकार छीनने नहीं देंगे, अधिकार छीनने वाले, बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम जाएंगे। पहली बात तो यह कि देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। कौन बंगाल का अधिकार छीन रहा है? कौन छीन रहा है? और दूसरा यह कि कौन बंगाल को टारगेट कर रहा है? तो अगर बंगाल को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, अगर कोई अधिकार नहीं छीन रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायरे में कर रहा है, केंद्र सरकार के अपने संवैधानिक दायरे, तो ये जहन्नुम की बातें किसके लिए की जा रही हैं? अनुराग भाई, देश के हालात बद से बदतर है। गैस और सिलेंडर का पता नहीं क्या होने वाला है। आ गए गैस। जब राजनीतिक पार्टी कोई भी सोचती है कि चुनाव भाई आपके बगल में बैठे फाजिल भाई कह रहे हैं आपकी कमजोरी का नतीजा है कि बीजेपी को कन्फ्रंट कर रही है ममता दीदी। देंगे नहीं देंगे, वो भी पेंडिंग पड़े। जहन्नुम वाली गाली आपको खानी चाहिए थी, वो कह रहे हैं। और मोदी जी को चुनाव कराने की जल्दी पड़ रही है कि जैसे परिणाम का पता हो, कि जैसे परिणाम का पता हो। और मैं तो कह चुका हूं भाई 4 मई ममता गई, समझ लीजिए इस बात को। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। कोई बचने वाले पिछले 35 साल से मोदी जी जिसको चाहते हैं उसको हराते हैं।
चुनाव विभाग के साथ मिलकर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मैंने कहा था बिहार में चुनाव हम हारेंगे, हमारे, मैं तो कह रहा हूं बंगाल भी ममता हारेंगी, माया बनेगी। भाई आपका कैडर हारेंगी, मजबूत नहीं है तो आपको आभास हो जाता होगा। बेचारी बिहार में आपका कैडर है जो जीतेंगे, उसकी उत्तर प्रदेश में है कैडर आपका, वोटर हटा दिए हैं। और भाई जब मैं बता रहा हूं ना, मोदी का कैडर भी बिहार में नहीं है, मोदी का कैडर भी बिहार में नहीं, इस बात को समझ लो। सर, फिर भी मोदी जीतेगा। 2015 के चुनाव से बीजेपी का परफॉर्म देखिए, एक बार जिस स्टेट की बात आप कर रहे हैं, इस बात को समझ जाओ। वो बेचारी इसलिए तिलमिला रही है। अच्छा, ममता दीदी तिलमिला गई हैं? और भाई मैं बता रहा हूं, ममता दीदी तिलमिला गई है मतलब? राजनीति की बात कर रहा हूं, किसका परफॉर्म है मोदी के अलावा? बताइए, आप बताइए किसका फॉर्म है? देश लुट रहा है, लोग मर रहे हैं, देश धर्मसार हो रहा है, फिर भी परफॉर्म चल रहा है। कब तक परफॉर्म चलाओगे भाई? लोग गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। मुझे दुख होता है कि भारत के प्रधानमंत्री को रमेश वत्सी ये सब कुछ ऐसा ही है जैसा जगदीश जी को या फाजिल भाई को दिख रहा है। वो कह रहे हैं देश को जहन्नुम बना दिया गया है। रमनीश जी देखिए, सबसे पहली बात है कि ममता दीदी ने नवरात्र जैसे पवित्र महीने की बात करें और ईद जैसा पवित्र त्योहार भी है अभी आज, वैसे मौके पे यदि आप जहन्नुम की बात कर रही हैं तो आप किसको जहन्नुम में भेजने की बात कर रही हैं? कहीं इशारा अधीर रंजन चौधरी जी ने आरोप भी लगाया था, इन्हीं के गठबंधन में साथी भी हैं। 35 से 40 लाख वोटर फर्जी वोटरों के सहारे ममता दीदी चलती हैं पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे। उनकी तरफ इशारा तो नहीं कर रही है ममता दीदी। क्योंकि आप जहन्नुम की बात करें तो जहन्नुम जैसा रूप तो तैयार उसी ने किया है। चूंकि मानव तस्करी की बात करें, गौ तस्करी की बात करें, ड्रग्स की बात करें, हथियार की बात करें, ये सारी सप्लाई बांग्लादेश से घुसपैठी की तरफ से होता है। फिर दूसरी बात आती है कि बंगाल में SIR के मौके पे आप जहन्नुम की बात कर रही हैं, तो चुनाव आयोग को आप जहन्नुम में भेजने की बात कर रही हैं। तो आप सिर्फ ममता दीदी को ही चुनावी प्रक्रिया से SIR से दिक्कत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, जगदीश जी को भी बिहार में भी हो रहा है, मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। बिहार में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। टोटल देखा जाए तो 12 स्टेट में ये प्रक्रिया चल रही है। कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है किसको? ममता दीदी को। क्योंकि ममता दीदी जो संविधान की हत्या करेगा, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी इन्हीं के साथी ने कहा, 35 से 40 लाख जो फर्जी वोटर, फर्जी जो नेता होते हैं वो फर्जी वोटरों के सहारे चलते हैं। चूंकि उसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए कम से कम याद तो होना चाहिए। आपका दोहरा मापदंड कहें या दोगला मापदंड कहें ममता दीदी, चूंकि 2005 में आपने लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर पेपर फेंक दिया था और आपने पुरजोर विरोध किया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आपने पुरजोर विरोध किया था। आज उसकी आप तरफदारी करते हैं क्योंकि आप कहीं न कहीं आवास की बात करें, चाहे राशन कार्ड की बात करें, सारी लक्ष्मी योजना जो है उसके माध्यम से सारी संसाधनों को आप उपयोग करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ उपभोग करते हैं। आपके चाहते क्या है? मतलब आप कहना आज देखा जाए हमारे भारतीय संस्कृति का किस तरह से मतलब रमनीश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेशियों को बसाया गया है, आपके मुताबिक जो बांग्लादेशियों को बसाया गया है, इनके नाम कटने से तिलमिला गई है ममता दीदी? देखिए, मेरे मुताबिक नहीं, मुझे लगता है तमाम वो भारतीय यदि है, कोई भी भारतीय ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के, कोई दूसरे देश से आकर के, जो कि वही पश्चिम बांग्लादेश की बात करें तो 22 से 24% हिंदू थे वहां पे। आज क्या हालत है हमारे देश में? तो आप लोग यदि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ का आकर के टीवी पे डिफेंड करता है, वो घुसपैठी भी है और बांग्लादेशियों को जो घुसपैठ कर चुके हैं उनको डिफेंड कर रही है। देखिए, क्यों नहीं, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। आज दिक्कत किस बात, किसको जहन्नुम में भेजने की बात कर रही है ममता दीदी? आप दिक्कत कहां है? क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले की बात है, BSF ने 500 बांग्लादेशी घुसपैठ डिटेक्ट किया था। देखिए, SIR प्रक्रिया में तो साफ स्पष्ट है ना कि सबसे पहले बात है डिटेक्ट करेंगे, डिलीट भी करेंगे, उसके बाद फिर डिपोर्ट करेंगे। काहे दिक्कत हो रहा है भाई? हाँ ठीक है, ओके। और कब तक दिक्कत? स्वयं दादा कब तक दिक्कत? ये स्वयं दादा नेताओं से देश को आगाह होने की जरूरत है। अंबर जी आ रहा हूं आपके पास, अंबर जी आ रहा हूं, एक मिनट रमनीश जी, एक मिनट, ठीक है। स्वयं दादा एक छोटी सी बात मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। एक तो रमनीश जी जो कह रहे हैं कि क्या वाकई में बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या इस पर ममता दीदी बौखलाकर जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल दादा,
जगदीश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो कह रहे हैं हार देखकर तिलमिला गई हैं दीदी, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मैं पहले इनका जो मेरे भाई साहब जो रमनीश जी है, ये जो बोल रहे हैं, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। हाँ। अगर घुसपैठ कहीं भी हो रही है, चाहे वो आसाम में हो रही है, त्रिपुरा में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र में बैठे गृह मंत्रालय संभाल रहे, अमित शाह जी की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। इसके लिए आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जवाब नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, आपने जो जहन्नुम की बात की, अरे बीच में बात बोलो यार, ठीक है रमनीश जी, ओके रमनीश की प्रक्रिया आपने की, हमने जनता इलेक्शन कमीशन का साथ दिया, हमने खुद फॉर्म भरे, मगर जब आपके नेता बोल करके महिलाओं के वोटर कटवाए गए, बनर्जी और भट्टाचार्य, वो क्या हिंदू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, आसाम में भाई आपके पास कौन सा डेटा है जिसमें यह साबित होता है कि बीजेपी ने कटवा दिए नाम? स्वयं दादा ये कौन सा डेटा लेकर आते हैं आप? कितनी गाड़ियों में उन्होंने भरे हैं? अरे हाइपोथेटिक 7 भर करके जमा किए। अच्छा ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं हार देखकर तिलमिला गए। स्वयं दादा जगदीश जी कह रहे हैं हार देखकर तिलमिला गई ममता दीदी। जवाब सुनना नहीं है, सवाल करे हुए तो जवाब तो सुन लो भाई। जहन्नुम की बात कर रहे हो, हाँ। जहन्नुम मतलब नरक में जाना, हाँ। नरक में जाना। अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा, हाँ, वो सनातन धर्म भी बोलता है कि वो व्यक्ति नरक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो लोग जो मरे हैं 175 लोग SIR की प्रक्रिया में, उनके घर के लोग क्या उनको आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे? रमनीक जी के घर के लोग या हिमांशु के घर के लोग नहीं मरे हैं। 175 लोग लाइनों में लगकर, दादा वो कह रहे हैं तिलमिला गई है दीदी हार देखकर, तो उनके लोग क्या उनको ये तिलमिलाने के बाद ये भाषा निकल रही है, जिनकी वजह से चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे ये जल्दी अनुराग जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जहन्नुम की बात कहीं हुमायूं कबीर की तरफ इशारा तो नहीं है? क्योंकि हुमायूं कबीर एक सिपह सलार थे जो कि खास करके देखा जाए बांग्लादेशी घुसपैठी और वोटर जो है वो करवाते थे। तो मुझे लगता है कहीं हुमायूं कबीर की तरफ इशारा तो नहीं है, उसको तो जहन्नुम में भेजना नहीं चाह रही है। चूंकि देखिए जहन्नुम की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति किसने करी? सबसे पहले वामपंथियों ने की। आज वामपंथियों की हालत पश्चिम बंगाल में क्या है? फिर उसके बाद कांग्रेस ने की। आज कांग्रेस की हालत आप पश्चिम बंगाल में देखिए कहां है। ठीक है, इसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 से, ठीक है, ओके, आ रहा हूं रमनीश जी, आ रहा हूं, स्वयं दादा आ रहा हूं, ओके रमनीश जी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है रमनीश वक्त हो गया, ठीक है। अंबर जैदी, ठीक है सर मैं आ रहा हूं, स्वयं दादा आ रहा हूं, आपको सुन लिया, ठीक है आ रहा हूं। लेकिन अंबर जैदी जी ये कह रहे देश के संविधान से खिलवाड़ करने वालों को जहन्नुम जाना चाहिए। भाई देश में संविधान से खिलवाड़ कहां हो रहा है? अपना राजनीतिक चश्मा लगाने के बाद आपको जब अपनी हार दिखती है तो सब संविधान के साथ खिलवाड़ दिखता है। यही कांग्रेस भी करती है, टीएमसी भी कर रही है। एब्सोल्युटली अनुराग, देखिए जब तक ममता दीदी सत्ता में नहीं थी तब तक तो वेस्ट बंगाल के जेन्युइन मुद्दे उठाती थी, जैसे कि यहाँ पर हम अब घुसपैठ का मामला उठा ले दीजिए, उनकी पुरानी आप डिबेट्स देखेंगे, वो पता चला कि भाई जो वोटर काउंट है कितने इंपॉर्टेंट है। अब तो मैं तो सत्ता की गद्दी पे आसीन हो गई हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मुझे एक वेपन मिल गया। तो अब वो उनको बढ़ाती गई। यही उनकी सत्ता पे रहने की ये सबसे बड़ा मंत्रा है, और इसीलिए तो वो कहती है जब भी एनआरसी की सीए की बात आई, सीए के समय भी उन्होंने हंगामा किया। अंबर जी आप चूंकि कानून की भी अच्छी जानकार हैं, अंबर जी ये कहते हैं ना कि संविधान के साथ धोखा हो रहा है, संविधान के साथ गलत हो रहा है। भाई सब तो दायरे में हो रहा है, आप चले जाते हैं ना, आपको जहां संवैधानिक आघात लगता है आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जवाब दे देता है। फिर भी इस तरह से प्रपंच भाई साहब बोल रहे हैं, दादा पुरोहित ये कह रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग मारे गए, तो इन सारे लोगों का आप डेटा इन केस को फाइल सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कि? ममता दीदी तो खुद कह रही थी कि मैं वहां पर जाकर खुद आर्ग्यू करूंगी, तो वहां पर क्यों नहीं आपने प्रेजेंट किए? इतने सारे लोगों को बीजेपी ने मरवाया है, अगर बीजेपी ने मरवाया तो आप केस फाइल कीजिए। आपके साथ फाजिल भाई सब संविधान के हिसाब से हो रहा है, फिर भी संविधान की दुहाई देकर जहन्नुम, ठीक है फाजिल भाई 20 सेकंड, उसके बाद हिमांशु भाई के पास जा रहा हूँ। 2 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश में कट गए SIR में, 2 करोड़ लोग का नाम कट गया। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री को ही तकलीफ हुई, 2 करोड़ लोग नाम कट गया। अगर 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया है तो वर्तमान सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इस गलत सरकार ही गलत चुन गई। ठीक है, उन 2 करोड़ घुसपैठिया लोगों ने जिसको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया, यदि उनका नाम गलत है वोटर लिस्ट में, उन्हीं 2 करोड़ लोगों से चुनाव जीते, ठीक है तो फिर तो सरकार ही गलत बन गई। सरकार सारे काम जो है
संवैधानिक रूप से हो रहे हैं। अगर मेरा नाम, पहली बात बता दें, संविधान में वोट देने का अधिकार नागरिक को है। अगर मेरा नाम हिमांशु चट्टोपाध्याय है और मैं कोलकाता में पैदा हुआ हूं, या मेरा नाम हिमांशु बोस है और मैं कोलकाता में पैदा हुआ हूं और मेरा वोट काटा गया है SIR में, तो मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूं, वहां पे अपीयर हो सकता हूं, रीअप्लाई कर सकता हूं। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, अगर अफजल बाहर से आ रहा है और उसका नाम कट रहा है, तो किसकी छाती पे सांप लौट रहा है भाई? ठीक है, जगदीश शर्मा, लास्ट 20 सेकंड सर। आ रहा हूं स्वयं दादा, अगर वक्त बचा तो फिर आऊंगा। जगदीश शर्मा जी, भाई सब संविधान के हिसाब से हो रहा है, फिर भी संविधान का डर दिखाकर जहन्नुम भेजेंगे आप? अनुराग भाई, हाँ। ये राजनीतिक विश्लेषण एक आधा और अनुराग भाई, ये राजनीतिक विश्लेषण जो बैठाते गद्दा ओरिजिनल बैठा दिया करो, या मत बैठाया करो, डिबेट में मजा नहीं आता है। वो भी कहते हैं कांग्रेस के ओरिजिनल प्रवक्ता बिठाया करो, राजनीति की बात करें। समस्या है, समस्या, हमारी आवाज बंद कर देते हो आप लोग, हमारी आवाज। जगदीश भाई वक्त की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया भाई। सीधी सी बात है कि जो संविधान के नाम पर डर बैठाने की कोशिश की जा रही है, या उस नाम पर जो वोट लेने की कोशिश की जा रही है, असल में जहन्नुम वो है जो देश को समझने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। खबरों की रणभूमि।